हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका वेलकम करती हूं मेरे चैनल पे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि मेरी पुरानी स्टूडेंट प्रिया के साथ। बहुत लोगों की क्वेरी रहती है पीएचडी को लेके कि कैसे हम लोग पीएचडी में ज्वाइन करें, पीएचडी करना है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी जब से आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है तब से भी। तो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट से डिस्कशन करने वाली हूँ जो ऑलरेडी पीएचडी कर रही है, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। हमारे साथ है प्रिया। वेलकम है प्रिया। हेलो। हेलो यस। मैम। तो प्रिया ने अपना नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ लिया और ये इनरोल हो गई पीएचडी के लिए नंबर 1 यूनिवर्सिटी में। और इसने अपनी पीएचडी जर्नी आई थिंक 2022 से तुमने शुरू की थी ना? नहीं नहीं, तो 2023 में। 23 से शुरू की थी, यस। यस। और इस अभी भी ये पीएचडी कर रही है। तो बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि मैम हम लोग शुरुआत कैसे करें और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाएं। तो आप लोगों की ये सारी क्वेरी जो है आज दूर होने वाली है। हम लोग प्रिया से बात करेंगे कि इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई और इसने कैसे शुरुआत करी। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सही मार्गदर्शन मिले तो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो और आपका टाइम बचता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है? तो सबसे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज में लेके आती रहूंगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? शुरू करते हैं आज का सेशन। यस। तो प्रिया, आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसे शुरू हुई, जेआरएफ के बाद तुमने कैसे सोचा कि हाँ मुझे कौन सा कदम आगे लेना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, इसके बारे में बताओ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की हेल्प की वजह से मैं थैंक यू आपको बोलना चाहूंगी कि आपकी और अनअकैडमी की वजह से मैंने उस समय क्लासेस ज्वाइन करी थी, एंड आपकी ने बहुत सपोर्ट किया था। ड्यू टू योर क्लासेस मुझे बहुत सारी हेल्प मिली थी, तो मैंने जेआरएफ बड़ी इजीली क्वालिफाई कर लिया। देन जब मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही थी तभी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि आई वांट टू ज्वाइन पीएचडी, बिकॉज मुझे पीएचडी हमेशा से करने का मन था। तो मेरे माइंड में उस समय में ये आया कि उस समय फॉर्म्स भी आ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। जब मैंने बिहार जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो हम्म। मैंने अप्लाई किया सबसे पहले जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए और पटना यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी है वो। फिर लकीली मैंने इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यूज देने से पहले का एक और प्रोसेस होता है जिसमें हमें प्रपोजल रेडी करना होता है। तो मैंने हम्म। प्रपोजल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया और मैंने इंटरव्यूज दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। अनफॉर्चुनेटली मैं पटना यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ दिल्ली पे। यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो पाया। हाँ, एक सेकंड में यहाँ पे, मतलब सबसे पहले प्रिया ने क्या किया, जेआरएफ लेने के बाद इसने रिसर्च प्रपोजल बनाया, ओके। और इसके लिए बाद ये इंटरव्यू के लिए गई। तो प्रिया का चूंकि जेआरएफ था तो इसने केवल रिसर्च प्रपोजल बनाया था और इंटरव्यू के लिए बुलाई गई। लेकिन जिनका भी जेआरएफ नहीं है उनको पहले क्या एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, है ना? फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर जिनका भी जेआरएफ नहीं है, अगर उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और वो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से एंट्रेंस कराती है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इग्नू वगैरह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, है ना? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला आपका स्टेप होना चाहिए, अगर आपने जेआरएफ लिया है तो आप प्रपोजल तैयार करिए जो आपको इंटरव्यू में अपने साथ लेके जाना होता है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करिए, उसके बाद आप प्रपोजल लेके जाइए इंटरव्यू के लिए कॉल आने के बाद। ओके, फिर तुमने क्या किया फिर? मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो गया। ओके, वेरी गुड। तो तो फिर मैं यहाँ जेएनयू में मुझे कॉल आया। फिर मैं यहाँ आया, मैंने एडमिशन लिया। तो ऐसे ही मेरी पीएचडी स्टार्ट होने की जर्नी। हम्म। उसके बाद एक और बात बताओ प्रिया, कि क्या जेएनयू में पीएचडी करने के लिए लैंग्वेज केवल इंग्लिश ही है कि हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं? मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ रिसर्च इंग्लिश में ही करना होगा। आप इंग्लिश इंग्लिश में ही में ही करना थेसिस होगा। लिखेंगे, आप इंग्लिश में ही सिनॉप्सिस करेंगे। हम्म। और ज्यादातर जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश में ही होगा, ओके। मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी नहीं, तो बिल्कुल उसको कर इंग्लिश सकता में है। ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। तो हम्म। मैं हिंदी माध्यम से ही मैंने अपना मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया है।
लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ इंग्लिश में ही मुझे करना पड़ा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, यस, हार्डवर्क तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रिया, एक और बात बताओ, रिसर्च पेपर क्या पीएचडी के पहले पब्लिश करवा लेना चाहिए? क्या पीएचडी के इंटरव्यू में रिसर्च पेपर पहले से बहुत लोग पब्लिश करवाते हैं, तो ये हेल्पफुल होता है क्या पीएचडी में जो मार्क्स दिए जाते हैं एडमिशन के समय? और रिसर्च पेपर आपको मास्टर्स के बाद कभी भी पब्लिश करवा सकते हैं। अच्छा। रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के लिए आपको पीएचडी कंपल्सरी नहीं है। हम्म। लेकिन अ, जैसे रिसर्च पेपर कोई भी अगर पब्लिश करवाने के लिए जाता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो अपना एरिया इंटरेस्ट देखता है, उसके बाद उसके हिसाब से उसमें रिसर्च करता है। फिर जो रिसर्च शोध गंगा पे हम देखते हैं रिसर्च पेपर्स के एक हाँ। फॉर्मेट होते हैं ज्यादातर, आईएमआरडीसी जो फॉर्मेट हम लोग बोलते हैं, जिसमें आई आई इज इक्वल टू, इट स्टैंड फॉर इंट्रोडक्शन एंड एम इज मटेरियल्स एंड मेथड्स, डिस्कशन एंड देन आफ्टर कंक्लूजन। हम्म तो इस फॉर्मेट में आप कोई भी अगर पब्लिश कर रहा है अपना रिसर्च पेपर, तो हम्म वो उसके लिए बेनिफिशियल तब होगा जब वो इंटरव्यू देने जाएगा अपने जॉब के लिए। वहां हम्म उनको एपीआई मिलता है। एपीआई स्कोर में मतलब ये हो गया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो हम्म। उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं, 2 मार्क्स आपके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग। रिसर्च जैसे पेपर। आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो आपको 4 मार्क्स, 4 एपीआई स्कोर मिलेंगे। अगर हम्म एक पब्लिक पब्लिश किया है तो आपको एक एपीआई स्कोर मिलेगा। तो तो ये ये इंटरव्यू के लिए है। इसका वो इंटरव्यू वो पीएचडी के एडमिशन से उसका कोई लेना देना नहीं है? उसका पीएचडी पे कोई ये हो सकता है कि एक आपके इंटरव्यूअर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि आप अच्छा बहुत इंप्रेशन सीरियस पड़ेगा, पीएचडी हाँ, को लेके। कि बच्चे ने बस। अपना काम किया है। ओके, चलो वेरी गुड, यस थैंक मैम। यू सो मच। ये बहुत बड़ा क्वेरी था लोगों का कि क्या हमें पब्लिश करवाना चाहिए मैम रिसर्च पेपर, या तो चाहो तो करवा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक अच्छा इंप्रेशन के लिए, लेकिन करवाओगे तो आगे चल के तो जॉब के लिए जाना ही है। तो मैं बोलूंगी करवा लो, अगर पॉसिबल है, टाइम है तो करवा लो, एक्सपीरियंस भी होता है। मुझे बताओ कि पीएचडी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए, है ना? नहीं हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो पहले सेंट्रल को ही सारे लोग टारगेट करें, लेकिन सीट तो यस बहुत कम आती है। मैम, या मैम, यू आर राइट कि सीट बहुत कम आते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस थी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं, बिकॉज मैंने अपनी सारी पढ़ाई स्टेट यूनिवर्सिटी से की थी। तो मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों को अपने जॉब के साथ भी पीएचडी करनी है, या फिर वो लोग वर्किंग हैं और वो पीएचडी करना चाहते हैं, या फुल टाइम पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज वर्क और फिर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उन लोगों को मैं पर्सनली प्रेफरेंस ये कहूंगी कि प्लीज आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मत जाइए। क्योंकि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमेशा रेगुलर रहना पड़ता है। आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, पेपर लिखने पड़ते हैं। तो अगर आप सच में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं और आप जेआरएफ हैं, तो आप फाइनेंशियली भी फ्री हैं और आप आराम से जा सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली कोई जॉब में भी हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर गो फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी। वो थोड़ा सा आपको रिलायबल होता है वर्किंग के लिए, कि वहाँ आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। प्रिया, एक और बात थी, लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम लोग क्या पीएचडी और गवर्नमेंट जॉब साथ में कर सकते हैं? बहुत सारे ना हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी है ना? तो ये क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में है तो वो क्या पीएचडी कर सकते हैं साथ में? जॉब में है और पीएचडी वो उनके गाइड पे होता है। जैसे हमारा कोर्स वर्क खत्म होता है तो हम्म कोर्स वर्क के बाद अब आप, जो हमारा एक प्रोसेस होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स वर्क होता है। तो हम्म कोर्स वर्क का टाइम पीरियड 1 साल से 6 महीने से लेके 1-2 साल तक की होती है। हम्म। तो वहाँ आप अगर आप रेगुलर होकर कोर्स वर्क केवल खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने गाइड के साथ बातें कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप कैसे अपने थीसिस को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप मंथली उनसे इस पे डिस्कस करना चाहते हैं, या आप वीकली रिपोर्ट देना चाहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स यू एंड योर गाइड। ओके। आफ्टर योर कोर्स वर्क यू आर फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। मतलब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, आपको अच्छा गाइड मिल गया तो आप कर सकते हैं, है ना? यस, आराम से, मतलब आपको अगर टाइम आपका देना पड़ेगा, गाइड हाँ। आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, यस। सपोर्ट कर रहा है तो कर सकते हैं। कोर्स वर्क क्या यस। होता है प्रिया? बस 2-3 क्वेश्चन और है, कोर्स वर्क क्या होता है प्रिया? और ये एनरोलमेंट के बाद ही शुरू होता है, मुझे ये बताओ। यस मैम, कोर्स वर्क होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना कोर्स वर्क टाइम पीरियड होता है कि हम्म जहाँ
आपको एक टाइम दिया जाता है जिस समय में आपको कुछ अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो अलग है, लेकिन मैं जेएनयू से हूँ, तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगी कि मुझे पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट दिए गए थे पढ़ने के लिए। पहला था मेरे रिसर्च एंड पब्लिक एथिक्स, दूसरा हिस्टोरियोग्राफी और तीसरा रीडिंग सोर्सेज। जिस टॉपिक को लेके मैंने अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया था, मुझे उसी टॉपिक पे 3 पेपर अलग अलग प्रेजेंट करने थे उस प्रेजेंट। सेमेस्टर में। वो हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है और हमारे जेएनयू में 4 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर में मैंने 3 पेपर पढ़े थे, उसके बाद हमारा एक फुल प्रेजेंटेशन हुआ। फिर दूसरे सेमेस्टर में अगेन मुझे 3 पेपर दिए गए थे। एक तो रीडिंग टेक्स्ट था जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी होता है, और 2 अलग अलग पेपर लेने होते हैं अंडर योर अलग अलग प्रोफेसर ऑफ योर यूनिवर्सिटी। तो वो मैंने चूज किया था। एंड देन आफ्टर हमें थेसिस जो लिखना होता है, थेसिस के लिए एक ब्रीफ नोट तैयार करना होता है, ब्रीफ समरी कह सकते हैं उसे, जिसे हम सिनॉप्सिस के नाम से जानते हैं। तो सिनॉप्सिस के लिए हमें अगेन 2 सेमेस्टर मिलते हैं। अगर आपने अपना 3rd सेमेस्टर तक सिनॉप्सिस रेडी कर दिया तो यू आर फ्री टू प्रेजेंट। उसका डेट और टाइम प्रोफेसर के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है। एंड अगर आप 3rd सेमेस्टर में नहीं प्रेजेंट कर पाए तो यू हैव टू कंपल्सरीली प्रेजेंट योर सिनॉप्सिस बाय 4th सेमेस्टर, क्योंकि उसके बाद आपकी थीसिस स्टार्ट हो जाती है। चलो ठीक है फिर। तो मतलब कोर्स वर्क में भी आपको मतलब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है कि कोर्स वर्क में मतलब जनरली 6 महीने लगा देते हैं ना, नॉर्मली कम से कम 6 महीने या 1 साल तक हो सकता है ना प्रिया? ओके। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है कि मैम थीसिस क्या होता है, मतलब कितना कब सबमिट करना होता है, ये क्या है एक्चुअली बताओ मुझे, एकदम बेसिक से जिनको चाहिए। हाँ मैम, थीसिस, being a PhD student, it is the main requirement for us to complete our thesis. तो thesis is a research कि आप क्या टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें आपने क्या नया ढूंढा है। जैसे कि अगर हम एक रिसर्च पेपर की बात करें, अभी हमने रिसर्च पेपर की बात करी, तो अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो हम रिसर्च पेपर में क्या ढूंढते हैं नया, कि क्या क्या काम नया अब तक हो चुका है और इसमें मैं अपना नया क्या वैल्यू ऐड करने जा रही हूँ। आपने तो क्या ढूंढा? यस। तो ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आपने नया क्या किया है। तो उस केसेस में आपको वही लिखना होता है जो आप नया कर रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। और वो एक कंपाइलेशन होती है 350 और 400 पेजेस की, जो आप एक किताब बन के आती है, जिसको आप अपना किताब कह सकते हैं, छोटा सा फाइनल थीसिस वही होता है। और उसी का एक छोटा ओवरव्यू जब हम देते हैं उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। ओके ओके। मैं अपने किताब में क्या क्या काम करने वाली हूँ। मतलब आपने जो भी थीसिस लिखी, पूरी बुक लिखी, एक काइंड ऑफ बुक ही है, उसका छोटा रूप जो होता है वो सिनॉप्सिस कहलाता है, यही आप बोल रहे हो ना? वही आपके सेम टॉपिक के ही अलग अलग रूप होते हैं। चलिए ठीक। तो बस बेसिकली मेरे बस इतने ही क्वेश्चन थे, लोगों के बस यही क्वेरीज आ रही थी कि मैम हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले जो लोग भी पीएचडी करना चाहते हो बाबू, आप लोग पहले अपने एरिया में देखो यूनिवर्सिटीज में कि यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म निकालती है कि उनके पास जितनी सीट अवेलेबल होती है वो कब, देखो सबकी, अभी कोई दिसंबर में निकालता है, कोई साल में 2 बार निकालता है, कोई साल में 1 बार निकालता है। तो आप लोग अपने नजदीकी यूनिवर्सिटीज में चेक करो, या फिर आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां पे जाके चेक करो। और उसके बाद जब भी फॉर्म आए फॉर्म फिल कर दो। और उसके बाद अगर आपने जेआरएफ लिया है तो आपको तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो आप लोग सिनॉप्सिस तैयार कर लो कि हमें, नहीं, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लो कि हमारा ये रिसर्च प्रपोजल है कि हम लोग इन सब चीजों पे ये करना चाहते हैं। और आपको बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैम इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं प्रिया, मतलब तुमने तो इंटरव्यू फेस किया है, क्या पूछते हैं ये लोग? मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ही 2 इंटरव्यू दिए थे मैम, और 2 में से 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया था लकीली। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बहुत कम समय दिया जाता है आपके प्रपोजल को प्रेजेंट करने के लिए। इसे हम अपना बैकलॉग कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं थोड़ा इस जगह पे हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है कि उन्हें बहुत कम समय दिया जाता है। तो यू हैव ओनली 10 to 5 minutes टू प्रेजेंट योर प्रपोजल। तो यू हैव टू बी वेरी क्रिप्ट विद योर टॉपिक, एंड आप अपने वर्ड्स के लिए बहुत केयरफुल रहिए। और वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एक्सपोजर से होंगे, आपके प्राइमरी सोर्सेज से होंगे कि आपने क्या क्या रीड किया है, और आप नया क्या कर रहे हैं, आप स्कोप क्या दे रहे हैं, आप वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं। ये 3 चीजें होती हैं।
ओके, मतलब हम आपने 5 मिनट में जितने क्या भी, ही पूछ पाएंगे। हाँ, बाद में आपने जिस चीज पे प्रपोजल तैयार किया है, आप ये देखो कि आप नई चीज क्या ढूंढना चाहते हैं, और आपने जिन सोर्सेज पे बेस्ड वो प्रपोजल रेडी किया है उन सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखो। मैं यही बात सबको बोलती हूँ कि तुमने कहाँ से वो चीज रेडी की है, क्योंकि वो ये भी देखते हैं ना प्रिया की कहीं से कट पेस्ट करके तो नहीं लाए हैं, कि बच्चा वाकई में हर्ड करना कॉपी, यस। चाहता है कि नहीं, हाँ, बच्चा वाकई में करना चाहता है कि नहीं, इसको नॉलेज है कि नहीं, कि भाई मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ उस पर कितना काम हुआ है, तुम उसमें क्या चीजें ऐड करोगे, यही सारी चीजें पूछेंगे। तो आप जो भी टॉपिक रेडी करिए उसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर रहिए कि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यस प्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्रिया ऑल्सो, प्रिया ने बहुत ही अपना प्रेशियस टाइम हम लोगों को दिया है। बहुत लोगों की क्वेरी थी तो मैंने सोचा कि कहीं से भी रैंडमली वीडियो देख के, वीडियो बनाने से बेटर है कि मैं एक ऐसे लोगों से आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊं जो बेसिकली उसकी जर्नी अभी चल रही है। तो इससे बेहतर तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता है जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई एक टीचर भी है तो अपने दृष्टिकोण से आपको बताएगा, लेकिन एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट के दृष्टिकोण से बता सकता है। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर ज्वाइनिंग। एंड जितने भी लोग चैनल पे हैं और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम लोग आगे भी, अगर आपके मन में इसके मुझे तो लगता है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किए, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रिया अगेन, ज्वाइन थैंक यू करने सो के मच लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर और गिविंग दिस भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से पीएचडी ले लो थैंक यू और सो मच और प्रोफेसर बन जाओ, अपना ड्रीम जॉब ले लो। थैंक यू सो मच। मैम।